Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study about radiation exposure. रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है कि जितनी रेडिएशंस, जैसा कि हमने देखा कि फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन और डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं जब होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, तो उनके नतीजे में डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो आपकी इमिट होती हैं इन योर एटमॉस्फेयर और आप हर वक्त जो है उन रेडिएशन से एक्सपोज्ड रहते हैं। जैसे कि इस पाई चार्ट में दिखाया जा रहा है कि ये जो पाई चार्ट है विच इज शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अब्जॉर्ब्ड बाय अ एवरेज पर्सन। एक नॉर्मल जो एक पर्सन है वो कितनी रेडिएशंस अब्जॉर्ब करता है नॉर्मली। सो ये जो है ये देखिए नेचुरल सोर्स से वो तकरीबन 16% इंटरनल जो है वो सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से वो करता है, अब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस। इसी तरह 33% जो है वो रेडॉन, 20.7% मेडिकल, यानी ये आर्टिफिशियल वे है ना, मेडिकल यानी जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में आप अगर जाएं, आपका इंट्रैक्शन हो तो वहाँ पे आपको रेडिएशन से एक्सपोजर रहता है हमेशा। उसके अलावा ये जो ज़्यादा अमाउंट में है 16% गैमा रेज, जो आपके एटमॉस्फेयर में आपने देखा था कि गैमा रेज जो हैं वो इमिट होती हैं हाई एनर्जी सोर्स के तौर पे फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में। वो 16% गैमा रेज हमेशा आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं। और उसके बाद 13% कॉस्मिक रेज होती हैं आपकी। कॉस्मिक रेज जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा की सूरत में मौजूद रहती हैं वो आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस का हिस्सा बन जाती हैं। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो तमाम गैसेस जो आपके एक्सपेल होती रहती हैं आपके रेफ्रिजरेटर से, बाइक से, कार से, पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन का जो हिस्सा बन जाती हैं, वो तमाम रेडिएशंस जो हैं वो आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस का हिस्सा बन जाती हैं। सो मोर देन दिस वो बता रहे हैं आपको कि 0.4% जो है वो फॉल आउट, 0.4% मिसलिनियस वेस्ट से, 0.4% ऑक्यूपेशनल वेस्ट से और 0.1% डिस्चार्जेस से। यानी जो हमने हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा था कि कुछ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपने देखा था वो हर वक्त खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, तो उनसे, उन डिस्चार्जेस के ज़रिए से उनसे हर वक्त अल्फा और जो आपकी गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं और डिफरेंट इस तरह के मिसलिनियस सोर्सेज होते हैं जिनसे आप हर वक्त कॉस्मिक रेडिएशंस और दूसरी हार्मफुल रेडिएशंस, रेडिएशन एक्सपोजर में आप हर वक्त एक्सपोज रहते हैं उन रेडिएशंस से, ठीक है। और वो रेडिएशन एक्सपोजर आपको होता रहता है। सो व्हेन अ गाइगर ट्यूब इज़ यूज्ड इन एनी एक्सपेरिमेंट, ये जो एक डिस्चार्ज ट्यूब है ना आपकी, उन्होंने कहा कि जब एक गाइगर ट्यूब यानी आप यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, इट रिकॉर्ड्स रेडिएशन। ये आपकी जीएम काउंटर जो उसकी बात करें, रेडिएशन डिटेक्टर होता है ना, तो वो रिकॉर्ड कर सकता है रेडिएशंस को, वो रिकॉर्ड करता है रेडिएशन इवन व्हेन अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज नो वेयर नियर इट। यानी अगर आप उसको ऑन कर दें ना और आप उसके सामने कोई रेडिएशन सोर्स ना रखें, तो आप ना कोई स्ट्रॉन्शियम सोर्स रखें, कोई ऐसा सोर्स ना रखें जिससे कोई रेडिएशन इमिट हो, फिर भी वो काउंटिंग कर रहा होता है। वो इसलिए काउंटिंग कर रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं, आप एक्सपोज्ड हैं उन रेडिएशन से। सो दिस इज काज्ड बाय द रेडिएशन कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशंस। वो जो रेडिएशंस जो आपके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहती हैं उनको आप बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज पार्टेड ड्यू टू द कॉस्मिक रेडिएशन। कुछ रेडिएशंस जो हैं वो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं विच कम्स टू अस फ्रॉम आउटर स्पेस। यानी कॉस्मिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो कि आउटर स्पेस से, यानी आपको स्पेस से, सूरज वगैरह से जो आपको रेडिएशंस आप तक पहुंचती हैं वो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। एंड पार्टली फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और कुछ रेडिएशंस वहाँ से आती हैं जो आपकी कुदरती तौर पे रेडियो एक्टिव अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मौजूद है। कुछ रेडिएशंस आप तक वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ से कुछ हवा से पहुँच रही हैं, कुछ ज़मीन से पहुँच रही हैं, कुछ बैकग्राउंड में आपके एग्जिस्ट कर रही हैं। सो द कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ द हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन जो आपको सूरज से मिल रही हैं, हवा के जरिए आप तक पहुँच रही है, आउटर स्पेस से आप तक पहुँच रही हैं, उन रेडिएशंस में हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी उसमें होती हैं जिनमें गैमा रेडिएशंस वगैरह भी मौजूद होती हैं उसमें। तो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस के अंदर और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मौजूद होती हैं उसके अंदर। सो द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ शील्ड टू अब्जॉर्ब सम ऑफ दीज रेडिएशंस एज वेल एज अल्ट्रा वायलेट रेज। और एटमॉस्फेयर जो है वो उन तमाम रेडिएशंस को क्या करता जाता है, उनके आगे एक शील्ड की तौर पे आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कोशिश करता है कि वो उन तमाम रेडिएशंस को एज वेल एज अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेडिएशंस आपने इन द लास्ट लेक्चर पढ़ा था उनको भी कोशिश करता है कि वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। सो इन रिसेंट पास द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओजोन लेयर 30 to 50 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है उसी तरह की कॉस्मिक रेडिएशन से।
ताकि आप यूवी रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो ओजोन लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में वो डिटेक्ट की गई है विच पर्टिकुलरली फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि खसूसी तौर पे यूवी रेडिएशंस को फिल्टर करने के काम आती है, रीचिंग अस, और हम तक पहुंचने नहीं देती उन यूवी रेडिएशंस को। दिस में रिजल्ट इन इंक्रीज्ड आई एंड स्किन डिजीजेज। और ये चूंकि वो रप्चर हो गई है, अब आपको पता है जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के रप्चर होने की वजह से आपकी स्किन डिजीजेज और आई डिजीजेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सो द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज सस्पेक्टेड टू बी काज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ सम केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको हम कहते हैं। CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये कहाँ से इमिट होते हैं? दे कैन इमिट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर्स और एयर पोल्यूशन में। जितने आपके कार्स व्हीकल्स जो आप यूज़ करते हैं, कार्स यूज़ करते हैं, उनसे जितने भी आपका जो पोल्यूशन है वो जो इमिट होती है वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर कंसिस्ट करती है। सो ये बता रहे हैं आपको यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन और एरोसल स्प्रे में यूज़ होती है, प्लास्टिक फॉर्म इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ प्लास्टिक की को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, वहाँ पे ये यूज़ होती है। इट्स यूज इज़ नो बीइंग रिप्लेस्ड बाय एनवायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स। अब इसीलिए वो शॉपिंग बैग्स को, पॉलीथीन बैग्स को बंद करके अब एनवायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो उन अब प्लास्टिक बैग्स को रिमूव करें। सो मैनी बिल्डिंग मटेरियल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। बहुत सारे बिल्डिंग के मटेरियल्स में जब आप पेंट करवाते हैं घरों में, जब नया पेंट, उसमें भी आपकी आईज और आपका थ्रोट जो है बहुत इन्फेक्ट होता है, उसकी एक पंजेंट सी स्मेल होती है। और वो स्मेल ना सिर्फ वो आपकी थ्रोट को इन्फेक्ट कर रही होती है, बल्कि उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस एक्सपेल हो रही होती हैं जो आपकी आईज को भी इफेक्ट कर रही होती है। सो वो जो इस तरह के बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे पेंट्स को ज़्यादा शाइन देने के लिए उसमें वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वो यूज़ करते हैं। सो रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस एंटर्स द बिल्डिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड। ज़मीन से जो है वो रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस बिल्डिंग्स में एंटर होती है ज़मीन से। सो इट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग विच मेक्स रेडिएशन लेवल्स मच हायर फ्रॉम द रेडॉन इनसाइड देन आउटसाइड। और फिर वो अगर ट्रैप हो जाती है वो रेडॉन गैस बिल्डिंग के अंदर, तो वो रेडिएशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कर देती है बिल्डिंग के अंदर बाहर के निस्बत, क्योंकि वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है वो रेडॉन गैस उस बिल्डिंग के अंदर। तो फिर ट्रैप होने की वजह से अंदर बिल्डिंग के अंदर रेडॉन गैस की बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। सो अ गुड वेंटिलेशन, उसका हल ये है कि आप एक अच्छी वेंटिलेशन का बंदोबस्त करें। वो रिड्यूस कर सकता है, इट कैन गुड वेंटिलेशन कैन रिड्यूस द रेडॉन लेवल इनसाइड द बिल्डिंग। वो रेडॉन गैस के लेवल को अंदर जो है बिल्डिंग के वो कम कर सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ फूड आल्सो कंटेन अ लिटिल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जितने भी आप पैक्ड फूड यूज़ करते हैं उनके अंदर भी लिटिल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमन आर पोटेशियम 40। आप कभी इंग्रेडिएंट्स देखें पैक्ड फूड के पीछे लिखे होते हैं तो उसमें पोटेशियम 40 और कार्बन 14 का बड़ा जिक्र होता है। और वो जिसमें भी पोटेशियम 40 और कार्बन 14 आइसोटोप्स, ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है, पोटेशियम के और कार्बन के। तो उनको यूज़ किया जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो भी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। So some radiation in the environment is added by the human activities। कुछ रेडिएशंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एंटर होती हैं, जैसे मेडिकल प्रैक्टिसेस में मोस्टली डायग्नोस्टिक एक्सरेज प्रोबेबली कंट्रीब्यूट द मेजर पोर्शन टू इट। हम एक्सरे कराते हैं, ज़रा सा हमें कोई मसला हो तो हम जाके एक्सरे करा लेते हैं। हालांकि हमें बार बार रेडिएशन एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए, हमें बार बार रेडिएशन एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। तो वो हम बहुत ज़्यादा अगर एक्सरे कराते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट मैनी एक्सरे एक्सपोजर सच एज रूटीन चेस्ट एक्सरे जो है एंड डेंटल एक्सरे आर मेड फॉर नो स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर वो किसी बगैर वजह के आप करा रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है आपके पास, एंड मे डू मोर हार्म देन गुड, तो वो आपके अच्छे से ज़्यादा आपके बुराई में आपके लिए, यानी आपका भला करने से ज़्यादा आपके उससे आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि चेस्ट एक्सरे और डेंटल एक्सरे ये दो तरह के एक्सरे आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये बगैर वजह के आप बिल्कुल ना कराएं, इसलिए क्योंकि अगर आप चेस्ट एक्सरे और डेंटल एक्सरे तो रेडिएशन डायरेक्ट आपके हार्ट को और आपके माउथ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। आपकी इनर कैनाल्स, वो जो आपके जो एयर पैसेज की कैनाल्स हैं, आपके लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। तो ये दो जो हैं एक्सरे ये बड़े हार्मफुल हैं। एवरी एक्सरे एक्सपोजर शुड हैव अ डेफिनेट जस्टिफिकेशन देन दैट आउटवेज द रिस्क। यानी बाकी भी एक्सरे आपको बिला वजह नहीं कराने चाहिए,
उनकी एक ख़ास वजह होनी चाहिए जब डॉक्टर आपको डायग्नोस करे, फिर आप उसको एक्सरे को कराएं, अदरवाइज उसको मत कराएं। और डेंटल और चेस्ट एक्सरे तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल आपने बार बार नहीं कराना और बगैर किसी वजह के नहीं कराना। सो द अदर सोर्सेज इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर फैक्ट्रीज। अब न्यूक्लियर फैक्ट्रीज जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज जैसे मैंने आपको बताया था, उनका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो उसको सही डिस्पोज ऑफ नहीं करते। हॉस्पिटल्स के जो मटेरियल्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, वो उनको सही तरह डिस्पोज ऑफ नहीं करते। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज होती हैं जहाँ पे, और इंडस्ट्रियल मैंने बताया था आपको एरियाज होते हैं, सोप की इंडस्ट्री है या प्लास्टिक फॉर्मेशन की इंडस्ट्रीज है, उन सब के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो सही तरह उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते और उसे खुला छोड़ देते हैं इन द एनवायरनमेंट या पानी में बहा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो कलर टेलीविजन, ल्यूमिनस वॉचेस एंड टोबैको लीव्स, ये भी उन्होंने बताया है कि ये अदर सोर्सेज हैं आपके। कलर टेलीविजन जो है ल्यूमिन, और हर एक के घर में अब होता है। इसी तरह ल्यूमिनस वॉचेस, वो वॉचेस जो ग्लो करती हैं नाइट में। और उसके बाद टोबैको लीव्स जो हैं, ये सारे भी आपके न्यूक्लियर रेडिएशंस को इन योर एनवायरनमेंट इंक्रीज करने की वजह बनते हैं। अ स्मोकर नॉट ओनली इनहेल्स टॉक्सिक स्मोक, वो जो स्मोकर होता है, जो सिगरेट पी रहा होता है, वो ना सिर्फ खुद वो इनहेल करता है टॉक्सिक स्मोक, बल्कि बट ऑल्सो हेजर्डियस रेडिएशंस, बल्कि वो ना सिर्फ उस धुएं को इनहेल कर रहा होता है टॉक्सिक स्मोक को, बल्कि उसके साथ हेजर्डियस रेडिएशंस, अल्फा बीटा गैमा, जितनी भी इन्वायरमेंटल हेजर्डियस नुकसान रेडिएशन है वो भी इनहेल कर रहा होता है। सो लो लेवल बैकग्राउंड रेडिएशन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी हार्मलेस। अगर आप बैकग्राउंड रेडिएशंस को अगर आप देखा जाए नेचुरल सोर्सेज से, यानी कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए सिस्टम बनाया है, उसमें बैकग्राउंड रेडिएशंस हमेशा लो लेवल की रेडिएशंस है, उनमें कोई ऐसी हार्मफुल रेडिएशंस मौजूद नहीं है। ये हमारे अपने काम है, ये हमारे अपने तौर तरीके हैं जिनकी वजह से हमने अपनी बैकग्राउंड रेडिएशंस को इंक्रीज कर दिया है। हमने अपनी कॉस्मिक रेडिएशंस को हार्मफुल कर लिया अपने लिए, ओजोन लेयर को रप्चर कर दिया, और कॉस्मिक रेडिएशंस के हम बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं अब हमें। इसी तरह हमारी बैकग्राउंड रेडिएशंस में नेचुरल सोर्सेज के अलावा आर्टिफिशियल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है जो हमें डैमेज कर रहे हैं। होएवर हाई लेवल्स ऑफ द एक्सपोजर आर सर्टनली डैमेजिंग। और नेचुरल सोर्सेज तो आपको हार्मलेस हैं, यानी नेचुरल सोर्सेज से तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाई लेवल्स ऑफ एक्सपोजर जो है वो यकीनी तौर पर आपको डैमेज करेंगे, जो कि मैन मेड आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल रेडिएशंस जिनका इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा डैमेज उठाना पड़ा है। सो वी कैन नॉट अवॉइड द एक्सपोजर टू द रेडिएशन, हम अवॉइड कर ही नहीं सकते कि हम एक्सपोज ऑफ ना हो टू द रेडिएशंस, क्योंकि हम हर वक्त उन रेडिएशंस के हसार में मौजूद हैं। सो होएवर द बेस्ट एडवाइस इज टू अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन। अननेसेसरी वो यही आप कर सकते हैं कि आप एक्सरे ना कराएं, और आप मतलब बगैर किसी वजह के ये जो है नेसेसरी अगर हम एक्सपोजर करें किसी भी तरह की, उसको हम अवॉइड करें। ठीक है, कि बगैर वजह के अगर हम रेडिएशन एक्सपोजर करा रहे हैं अपने आप को, तो फिर उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम हर वक्त बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर रहते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस में आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस भी आ जाती हैं, रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट भी आ जाती हैं, और हर तरह की जो नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज, तमाम रेडिएशंस आपकी बैकग्राउंड रेडिएशंस का हिस्सा बनती हैं। ये देखेंगे इसमें ग्राफ में उनका सोर्सेज ऑफ नेचुरल रेडिएशंस, ये आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं जो कि सूरज से, आउटर स्पेस से आप तक आ रही हैं। और उसमें उसके बाद ये इंडस्ट्रियल, ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग से एरोप्लेन है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बर्निंग कोल, कहीं पे कोल बर्न कर रहा है, उसकी वजह से आपकी रेडिएशंस एंटर हो रही हैं आपके एटमॉस्फेयर में। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे रेडिएशंस एंटर हो रही हैं। ठीक है, और ग्राउंड से, अर्थ क्रस्ट से आपकी रेडिएशंस आप तक एंटर हो रही हैं। ये कलर टेलीविजन है या कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं, उससे रेडिएशंस जो हैं वो आप तक पहुँच रही हैं। फिर जो आप फूड कुक करते हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग मटीरियल्स हैं, जब आप, तो बिल्डिंग्स में भी आपने देखा रेडॉन गैस जो है वो होती है, तो बिल्डिंग मटीरियल्स के अंदर, तो उस वक्त भी आप रेडिएशंस के हिसार में रहते हैं। मेडिकल एंड डेंटल ट्रीटमेंट में भी आप देख सकते हैं कि रेडिएशंस जो हैं वो आप तक आपको हार्मफुल इफेक्ट कर रही होती हैं। और ये रेडियो एक्टिव रॉक्स जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कोई आपकी कहीं पहाड़ है बहुत बड़ा, यूरेनियम का कोई सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है रॉक्स की सूरत में, वहाँ से आप तक रेडिएशंस पहुँच रही हैं। तो ये तमाम ऐसी रेडिएशन सोर्सेज हैं जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये आपके एटमॉस्फेयर में हर वक्त मौजूद हैं, और ये आके आपकी जो है ये इफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी फूड चेन्स को। ये देखें, ये सारी रेडिएशंस जाके इफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी फूड चेन को इफ़ेक्ट करती हैं। और वो
अगर एक आपको पता है आपकी फूड चेन में अगर एक जानवर को भी कोई मसला होगा तो आपकी पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो ये आपका कहने का मकसद है कि हम अवॉइड कर सकते हैं जितना भी रेडिएशंस को उतना हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम कम से कम रेडिएशन से एक्सपोज्ड हों। अदरवाइज ये तमाम रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ, रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव रॉक्स, रेडिएशंस फ्रॉम द बर्निंग कोल, फ्रॉम वो जो आपकी बिल्डिंग मटीरियल से और मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक पर्पज़ से वो जो आप तक रेडिएशंस पहुंच रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर रेडिएशंस हर वक्त मौजूद होती हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं, इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन मौजूद होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये तमाम वो रेडिएशंस, इंडस्ट्रियल एरिया है आपके पास इर्द गिर्द, तो फिर आप रेडिएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। ये जैसे आपको ये दिखाया व्हाट डू यू नो में कि दिस सिंबल इज यूनिवर्सली यूज्ड इंडिकेट एन एरिया वेयर रेडियो एक्टिविटी इज बीइंग हैंडल्ड और आर्टिफिशियल रेडिएशंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये सिंबल उन्होंने बताया है डू यू नो में कि ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ आप देखेंगे ना फैक्ट्री एरियाज़ होंगे और स्पेशली केमिकल फैक्ट्रीज़ होंगी जहाँ पे, या फिर आप देखेंगे जहाँ प्लास्टिक की फैक्ट्रीज़ होंगी, तो वहाँ पे उसके बाहर वो उस एरिया के बाहर इस तरह का एक सिंबल लगाया होता है, एक बोर्ड लगाया होता है जिस पे ये निशान होता है और ये बता रहा होता है कि वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह ये सिंबल जो है वो इससे वो शो करते हैं उसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप जो बातें हमने आज पढ़ी हैं रेडिएशन एक्सपोजर की आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हुआ यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today students. If you have not yet subscribed my channel then subscribe my channel, or you can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.